हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सीए कपिल गर्ग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए इंटर डायरेक्ट टैक्स रिवीजन सीरीज का अपना फोर्थ लेक्चर। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक। ये एक बहुत ही छोटा सा इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड ये सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स के अंदर काफी अच्छी वेटेज रखता है। तो मैं आपको वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट इन डेप्थ रिवाइज करवाऊंगा इस कॉन्सेप्ट रिवीजन वीडियो के अंदर। एंड मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये रिवीजन वीडियो पूरी देखें अच्छे से। एंड इसके तुरंत बाद आप सभी इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस आईसीआई के स्टडी मटेरियल से एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन या किसी भी कंसेप्ट के अंदर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर या मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। सो आई कैन रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड यू विल बी रेडी फॉर योर एग्जाम्स। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट विद मी। तो हमारे चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। So first of all, we have to talk about the section number 22, which is talking about chargeability of the income from house property. तो chargeability के लिए हमें कंप्यूट करना होता है एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू किस टाइप से कंप्यूट करते हैं ये डिस्कस करा गया है इन द सेक्शन 23, which we will discuss in the latter part of this chapter. Okay, the annual value of any property comprising of building or land appurtenant thereto, of which the assessee is the owner, is chargeable to tax under the head income from house property. तो अगर कोई भी बिल्डिंग या उसके आसपास की लैंड जिसका एसएससी ओनर है तो उससे होने वाली इनकम इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस है कि ये जो इनकम्स होती है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चार्ज नहीं होती, बट दीज आर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। तो कौन सी इनकम है? इफ एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम, कि यानी कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी एसएससी यूज करता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन तो उसकी जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में टैक्स होगी, नॉट इनकम फ्रॉम एचपी। एंड सेकंड हमारी यहाँ पे एक्सेप्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टीज। अगर मान लीजिए कोई एसएससी है जिसका बिजनेस ही लेटिंग आउट का है तो उसकी जो होने वाली इनकम है वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी, वो इनकम होगी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। नाउ कंडीशंस फॉर चार्जेबिलिटी, क्या क्या कंडीशंस हैं चार्जेबिलिटी के लिए? प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयरटू, यानी कि कोई बिल्डिंग एंड उसके आसपास की लैंड वो होनी चाहिए, तभी उससे होने वाली इनकम को हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। एंड इसके अंदर बिल्डिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि हाउस प्रॉपर्टी से होने के लिए केवल वो रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, उसी बिल्डिंग को हम एचपी के अंदर टैक्स करेंगे, बट ऑल्सो फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस, शॉप्स, गोडाउन्स एंड एनी कमर्शियल ड्वेलिंग। मतलब किसी भी टाइप का कोई अगर कमर्शियल बिल्डिंग भी है तो वो भी हमारी इनकम फ्रॉम एचपी के अंदर ही कवर होगी। And what do you mean by land appurtenant thereto? Land appurtenant means land connected with the building like garden और garage। मतलब मान लीजिए आपकी कोई एक यहाँ पे बिल्डिंग है एंड इस बिल्डिंग के आसपास की जो लैंड है इट इज कॉल्ड लैंड appurtenant thereto। It may be noted that income from letting out of vacant land is however taxable under the head income from other sources। बट अगर मान लीजिए आपकी केवल एक खाली लैंड है एंड आप इसे लेट आउट करके कोई इनकम लेते हैं तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बिल्डिंग मिसिंग है, तो इसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्स करते हैं। एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो हमारी सेकंड कंडीशन है कि एसएससी ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का। तो ओनर का मतलब क्या होता है कि ओनर इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन हिज ओन राइट, यानी कि उसके पास राइट होता है कि वो जो इनकम से होने वाली प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम है उसके लिए वो एंटाइटल है। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड इज नॉट वारंटेड, मतलब ऐसे जरूरी नहीं है कि सेल डीड रजिस्टर हो या ना हो, इसका कोई मतलब नहीं। एंड ओनरशिप इंक्लूड्स बोथ फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड राइट्स, यानी कि फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड बोथ टाइप की ओनरशिप आपकी ओनरशिप के अंदर काउंट होगी। एंड ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप, तो ओनरशिप के अंदर डीम्ड ओनरशिप को भी इंक्लूड करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड ओनरशिप, ये हम डिस्कस करेंगे इन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नॉट टू बी ओनर ऑफ द लैंड अपॉन विच इट स्टैंड्स। मान लीजिए कोई एक सोसाइटी है तो सोसाइटी की यहाँ पे लैंड है एंड उसमें आपका एक फ्लैट है या आपकी कोई बिल्डिंग है, तो अब आप उसके ओनर हैं उस फ्लैट के या उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के, उस पर्टिकुलर टावर के, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि जिस बिल्डिंग के जिस लैंड के ऊपर वो बिल्डिंग बनी है वो लैंड की भी ओनरशिप आपकी ही होनी चाहिए। जैसे आपकी केवल एक फ्लैट की ओनरशिप है तो उसके लिए हम मान लेंगे कि आप उस पर्टिकुलर फ्लैट के ओनर है, ठीक है। एंड एसएससी ओनर होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर के अंदर वो ओनर है या नहीं इससे कोई मतलब नहीं। एंड हाउएवर इन केस ऑफ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज नॉट रेलिवेंट। तो ये क्या होता है कि अनरियलाइज्ड रेंट अगर मान लीजिए आपको बाद में कभी जाकर मिलता है तो उस टाइम पे आपकी ओनरशिप है या नहीं, वो जिस टाइम पे मिलेगा आपको उस टाइम पे टैक्स हो जाएगा, इररेस्पेक्टिव कि आप उस टाइम पे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के जिसके परसुएंट ही आपको अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव हुआ है आप उस दैट पर्टिकुलर टाइम पे उस प्रॉपर्टी के ओनर है या नहीं, ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन द लेटर पार्ट। यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का कोई भी यूज हो सकता है, बस उसे जो
ओनर है प्रॉपर्टी का, वो उसे अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करे। अगर वो उसे अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं तो उससे होने वाली इनकम फ्रॉम पीजीबीपी होगी, नॉट इनकम फ्रॉम एचपी। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर मान लीजिए कोई किसी का बिजनेस है प्रॉपर्टी के अंदर डीलिंग करने का, एंड तो उनके लिए जो प्रॉपर्टी है वो उनकी स्टॉक इन ट्रेड होगी, एंड उस स्टॉक इन ट्रेड को भी अगर वो लेट आउट करते हैं तो उससे होने वाली इनकम विल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। However, the annual value of property being held as stock in trade would be treated as nil for a period of 2 years from the end of the financial year। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपने बिल्डिंग अपनी बना ली, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, बट उसके बाद वो आपकी 2 साल तक फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन वाज रिसीव्ड, उससे 2 साल तक आपकी वो लेट आउट नहीं होती, तो उस टाइम पे हम उसे डीम्ड लेट आउट नहीं मानेंगे, हम उस टाइम पे उसकी एनुअल वैल्यू को निल कर देंगे, तो इस पे आपको कोई टैक्स वगैरह की लायबिलिटी नहीं आएगी। बट अगर वो 2 साल के बाद भी आपकी लेट आउट नहीं होती तो उसके बाद फिर वो डीम्ड लेट आउट मान ली जाएगी, एंड उसकी एनुअल वैल्यू लेकर फिर हम उस पर इनकम टैक्स कंप्यूट करना चालू कर देंगे। अब यहाँ पे टॉपिक आता है कंपोजिट रेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट रेंट? द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी में समटाइम्स रिसीव रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज, कि मान लीजिए हमने अपनी बिल्डिंग भी रेंट पे दी एंड उसके साथ कुछ फर्नीचर फिक्सचर, कुछ हमने मतलब फर्निश्ड टाइप अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी, या हम उसके साथ कुछ उसका मतलब रेंट रिसीव कर रहे हैं फॉर दी लिफ्ट सिक्योरिटी एंड पावर बैकअप, हम इन सारी चीज़ों के लिए भी चार्ज कर रहे हैं, तो ये जो सारा मिलाकर रेंट मिलता है इसे हम बोलते हैं कंपोजिट रेंट। अब टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है कंपोजिट रेंट का? अगर कंपोजिट रेंट को हम 2 अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, उसका एक पार्ट हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, एंड अदर पार्ट या तो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी होगा या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा, एंड द सम एट्रीब्यूटेबल टू यूज ऑफ सच इज टू बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज द केस में भी। अब इसे स्प्लिट किस टाइप से करना होता है? इफ द लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर इनसेपरेबल, इनसेपरेबल कहने का मतलब कि बिना अदर एसेट्स के वो बिल्डिंग मतलब लेट आउट हो ही नहीं सकती, कि आपको साथ में वो अदर एसेट्स देनी ही होंगी। द अदर पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग विदाउट अदर एसेट्स, देन द रेंट इज टैक्सेबल इधर एज बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इस केस में वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं बोला जाएगा, वो या तो इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा एज द केस में भी, ठीक है। बट इफ द बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर सेपरेबल, कि बिल्डिंग आपकी अलग जा सकती है एंड फर्नीचर आपका अलग जा सकता है, जो आपका जिसे आप मतलब रेंट पे दे रहे हैं वो रेडी है कि हाँ अलग अलग वो ले सकता है, तो इस केस में क्या होगा कि जो बिल्डिंग से होने वाली इनकम है वो तो होगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड जो अदर एसेट से होने वाली इनकम है वो या तो होगी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज द केस में भी। दिस इज एप्लीकेबल इवन इफ अ कंपोजिट रेंट इज रिसीव्ड बाय द एसएससी फ्रॉम हिज टेनेंट फॉर द 2 लेटिंग्स, यानी कि वो 2 अलग अलग चीजें उसने लेट आउट करी कि एक अपनी बिल्डिंग है अपनी एसेट, अगर दोनों के लिए कंपोजिट रेंट आ रहा है तब भी हम उसे 2 अलग अलग पार्ट्स में, कि एक पार्ट उसका जो बिल्डिंग से रिलेटेड है वो इनकम फ्रॉम एचपी, एंड जो हमारा एसेट से रिलेटेड है वो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज द केस में भी उस टाइप से टैक्स होगा। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो अगर मान लीजिए कोई आरओआर है, या हमने अपने रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में भी डिस्कस करा था, अगर कोई आरओआर होता है तो उसके लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम जो होती है वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होती है। तो इन केस ऑफ रेजिडेंट इन इंडिया एंड हु इज अ आरओआर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल वेदर सच इनकम इज ब्रॉट इनटू इंडिया और नॉट। इससे कोई मतलब नहीं, उनके लिए तो वर्ल्ड की इनकम ही टैक्सेबल होती है। एंड अगर कोई आपका आरएनओआर है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एनआर, तो उनके लिए ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया इंडिया के अंदर टैक्सेबल तभी होगी जब वो इंडिया के अंदर रिसीव हो, ओनली इफ इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, ओनली इन दैट सर्कमस्टांसेस इट विल बी टैक्सेबल इन द इंडिया, ठीक है। अब हमें एनुअल वैल्यू किस टाइप से निकालनी होती है, ये जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि चार्जेबिलिटी के लिए हमें एनुअल वैल्यू कंप्यूट करनी होती है, एंड वो डिस्कस होता है सेक्शन 23 के अंदर। तो एनुअल वैल्यू किस टाइप से कंप्यूट करते हैं, तो इसके लिए वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है वो पूरे साल के लिए ही आपने लेट आउट करके रखी थी, एंड वो पूरे साल ही आपकी किराए पे उठी रही थी, किसी को आपने किराए पे दे रखी थी, तो उसके लिए हमारी एनुअल वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो एनुअल वैल्यू विल बी हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो ये होगी हमारी एनुअल वैल्यू। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एक्सपेक्टेड रेंट? तो एक्सपेक्टेड रेंट कहने का मतलब क्या है, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। तो यहाँ पे पहले इन टर्म्स के हम मतलब जान लेते हैं। तो म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होता है? म्यूनिसिपल वैल्यू होता है जो म्यूनिसिपलिटी एक डिसाइड कर लेती है अपनी वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू इज द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज फॉर लेविंग म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑन द हाउस प्रॉपर्टी। तो ये होता है म्यूनिसिपल वैल्यू, वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्यूनिसिपल अथॉरिटी। फेयर रेंट क्या होता है?
फेयर रेंट मीन्स द रेंट विच सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी वुड फैच, कि मान लीजिए जो लोकेलिटी में बाकी प्रॉपर्टीज हैं सिमिलर टाइप की, तो उनसे क्या रेंट वो ले रही हैं या वो क्या रेंट ले सकती हैं, तो वो होता है फेयर रेंट। एंड स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट इज द रेंट फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो यहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट एक रेंट फिक्स कर देता है कि भाई आप इतने तक के ही रेंट ले सकते हैं, तो वो होता है स्टैंडर्ड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट किस टाइप से कंप्यूट करते हैं? पहले हम देखते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू और फिर हम देखते हैं फेयर रेंट। तो अब मान लीजिए म्यूनिसिपल वैल्यू आपकी यहाँ पे आती है 1 लाख एंड आपका फेयर रेंट आता है यहाँ पे 1.5 लाख। तो इन दोनों में हायर कौन है? इन दोनों में हायर है 1.5 लाख, बट ये रेस्ट्रिक्ट होगा टू द स्टैंडर्ड रेंट। अब मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंट आपका दे रखा है 1.25 लाख, तो यहाँ पे आपकी जो एनुअल वैल्यू आएगी वो आएगी 1.25 लाख, ठीक है। बट अगर हमारी दूसरी कंडीशन हम लेते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट हमारा होता लेट्स सपोज 2 लाख, तो फिर यहाँ पे क्या होता हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों का हायर यानी कि 1.5 लाख, इट वुड बी कंसिडर्ड एज एनुअल वैल्यू, ठीक है। एंड अब हमें आगे की जो अपनी कंप्यूट करनी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो हम इसके बेसिस पे कंप्यूट करेंगे, ठीक है जी। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम द जीएवी। जीएवी का मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंप्यूटेड अबव म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो म्यूनिसिपल टैक्स ओनर पे करता है केवल उसकी डिडक्शन मिलती है। अगर मान लीजिए कोई टेनेंट वगैरह पे करता है तो उसकी डिडक्शन यहाँ पे ओनर नहीं ले सकता। वाई कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम एचपी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर टू बी डिडक्टेड टू अराइव एट द एनएबी। अब ये एक बार इलस्ट्रेशन आप देख लेना, तो इसके अंदर 4-5 इन्होंने सिनेरियोज बनाकर दे रखे हैं कि म्यूनिसिपल वैल्यू क्या है, फेयर रेंट क्या है, स्टैंडर्ड रेंट क्या है, तो उसके हिसाब से एनुअल वैल्यू क्या निकलनी चाहिए। तो आप एक बार इसे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वेयर लेट आउट प्रॉपर्टीज वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अब मान लीजिए कि आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो पूरे साल लेट आउट नहीं हुई, बट कुछ एक पार्ट के लिए वो मतलब आपकी नॉन वैकेंट रही, कि मान लीजिए 10 महीने के लिए तो वो आपकी लेट आउट थी, बट 2 महीने वो आपकी नॉट लेट आउट थी। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस चेक करेंगे कि हमारी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में कौन हायर है। अब यहाँ पे हम एक्चुअल रेंट को इस टाइप से मानेंगे कि अगर मान लीजिए हमारी पूरे 12 महीने के लिए हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट हो जाती तो हमारा एक्चुअल रेंट क्या होता। तो अगर मान लीजिए वो हमारे उस केस में एक्चुअल रेंट ज़्यादा होता है तो हम एक्चुअल रेंट को ही अपनी एनुअल वैल्यू मान लेंगे, इवन इफ इट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू दी वैकेंसी ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जैसे मान लीजिए आपका ईआर आता है यहाँ पे 1 लाख रुपए एंड आपका एक्चुअल रेंट आता है 80,000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी 2 महीने के लिए लेट आउट नहीं हुई थी। बट अगर वो पूरे 12 महीने के लिए लेट आउट हो रहती तो आपका यहाँ पे एआर आता 1.1 लाख रुपीज, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ये 80,000 रुपये को ही मान लेंगे कि हमारी एनुअल वैल्यू है, ओके। ऑन दी अदर एंड अगर मान लीजिए हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख है एंड अगर हमारे पूरे 12 महीने भी हम ये सपोज करें कि अगर हमारी प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने के लिए लेट आउट हुई होती एंड उसके बाद भी हमारा एक्चुअल रेंट आता है यहाँ पे फॉर एग्जांपल 90,000, तब हम इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट को अपनी एनुअल वैल्यू मानेंगे। तो अंडरस्टूड, आपको समझ आ गया ये। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड कहने का मतलब कि मतलब या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड तो जो इसमें आप खुद रहते हैं, और अनऑक्यूपाइड जो आपने कभी पूरे पीरियड में 1 दिन के लिए भी आपकी लेट आउट पे नहीं गई थी, वो हमेशा के लिए मतलब उसमें ताला लगा रहा था, वो कभी भी 1 दिन के लिए भी लेट आउट पे नहीं गई थी प्रॉपर्टी, केवल उस प्रॉपर्टी को हम अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलेंगे। इस टाइप के केसेस में एनुअल वैल्यू विल बी डीम्ड टू बी निल, ओके। एंड द बेनिफिट ऑफ निल एनुअल वैल्यू इज अवेलेबल ओनली फॉर अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। अब मान लीजिए अगर किसी बंदे के पास तीन प्रॉपर्टीज हैं एंड वो इन 3 प्रॉपर्टीज को बोलता है कि तीनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो अब इसमें से हम केवल किसी 2 प्रॉपर्टी को ऑन द चॉइस ऑफ असेसी हम किसी 2 प्रॉपर्टी को बोलेंगे कि ये 2 प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निल हो सकती है, बट एक प्रॉपर्टी को हम डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे एंड उसके लिए हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल देंगे इसके ऊपर, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ निल एनुअल वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। अब ये जो बेनिफिट है ये भी केवल इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए ही अवेलेबल होता है। नो डिडक्शन फॉर म्यूनिसिपल टैक्सेस इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टीज। अब जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें से आप कोई भी अपना म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह का कुछ क्लेम नहीं कर सकते डिडक्शन, केवल आप उसमें अपना जो अगर आपने कोई इंटरेस्ट की पेमेंट करी होती है तो इंटरेस्ट की पेमेंट को ही क्लेम कर सकते हैं। एक अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 24A की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30% ऑफ द एनुअल वैल्यू, वो भी आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक। फोर्थ पॉइंट आता है
वेयर अ हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आपने मान लीजिए 2 महीने तो आप उसके अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड रखी आपने, बट 10 महीने के लिए आपने वो लेट आउट कर दी थी। अब इसके लिए क्या करेंगे, द ईआर फॉर द होल ईयर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द जीएवी। अब इसके लिए हम पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे पूरे 12 मंथ्स का, एंड उसे हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से फॉर द लेट आउट पीरियड। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 10 मंथ था, तो अब हम इसे इसी से कंपेयर करेंगे। अब एंड 12 मंथ का फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज है, बट एक्चुअल रेंट हमारा जो लेट आउट पीरियड यानी कि 10 मंथ्स के लिए यहाँ पे मान लीजिए 80,000 रुपीज है। तो अब इस केस में 1 लाख विल बी डीम टू बी द एनुअल वैल्यू, एंड इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करेंगे। एंड जो इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह पे करने हैं वो हमारा पूरे साल का, मतलब ऐसा नहीं कि जो हमारा एसओपी वाला मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड के टाइम वाला जो मतलब टैक्स था वो हम इग्नोर कर दें, ऐसा नहीं, पूरे साल का जो भी आपका टैक्स है वो आप इसमें से डिडक्शन ले सकते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स फॉर द होल ईयर इज अलाउड एज डिडक्शन प्रोवाइडेड इट इज पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कि मतलब एक तो ओनर ने पे करा हो एंड एक वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे कर दिया होना चाहिए। इन केस ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए किसी एसएससी के पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं एंड वो उन सभी प्रॉपर्टीज़ को ये नहीं बोल सकता कि सारी मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसमें हम केवल अप टू 2 प्रॉपर्टीज़, वो भी हम एसएससी की चॉइस पे, जो एसएससी चाहे उन 2 प्रॉपर्टीज़ को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान सकता है। एंड 2 से ज़्यादा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं 1 2 3 4 उन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे। एंड ये डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज़ के लिए हमारी एनुअल वैल्यू क्या होती है, इन केस ऑफ डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी द एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी द जीएवी। इसके लिए हमें कोई एक्चुअल रेंट का प्रोविजन होता ही नहीं, क्योंकि हमें कोई रेंट मिलता ही नहीं, ये केवल हम डीमिंग प्रोविजन है। तो जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होता है वही हमारा जीएवी बन जाता है, एंड जितना भी हम म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह पे करते हैं वो इसमें से हमें डिडक्शन मिल जाती है। इन केस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अब मान लीजिए अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी हमने स्टॉक इन ट्रेड के लिए रखा हुआ है, बट जब तक वो हमारा हमारा अगर वो लेट आउट हो जाता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। बट अगर वो लेट आउट नहीं होता फॉर द पीरियड ऑफ अप टू 2 years फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन वाज रिसीव्ड बाय द बिल्डर, तो 2 साल के लिए तो हम उसके एनुअल वैल्यू को निल मानेंगे, बट उसके बाद हम उसकी एनुअल वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी और पार्ट प्रॉपर्टी शैल बी निल, द बेनिफिट वुड बी अवेलेबल फॉर द पीरियड अप टू 2 years, तो केवल 2 साल तक ही हम उसे निल मानेंगे, उसके बाद हम उसे नॉर्मल टाइप से कंप्यूट करेंगे उसका एज डीम्ड लेट आउट। इन केस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, अब मान लीजिए आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर फीट की, एंड इसमें से आपने 50 स्क्वायर फीट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब आप इसमें रहते हैं, एंड 50 स्क्वायर फीट को आपने लेट आउट कर दिया। तो इसके लिए क्या होगा, देयर इज नो नीड टू ट्रीट द होल प्रॉपर्टी एज अ सिंगल यूनिट। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी प्रॉपर्टी को सिंगल यूनिट ही माने, आप इसमें से जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है उस पर सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिसाब से यानी कि उसकी एनुअल वैल्यू निल लेकर उस टाइप से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करिए, एंड जो आपकी लेट आउट पार्ट है उसके लिए लेट आउट के हिसाब से आप अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करिए। अब इसमें जितना भी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट वगैरह, जैसे आपका अगर पूरी प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं दे रखा कि आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कितना है एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए कितना है, तो हम उसे इसकी एरिया के बेसिस पे या किसी और रीजनेबल बेसिस पे हम उसे डिवाइड कर लेंगे। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट इफ नॉट गिवन सेपरेटली शैल बी अपॉर्शन्ड बिटवीन द लेट आउट पोर्शन एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन ईदर ऑन द प्लिंथ एरिया और बिल्ट अप फ्लोर स्पेस और एनी अदर सच रीजनेबल बेसिस। अब जो भी आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे करे हैं ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस कैन बी बाइफर्केटेड एज एट्रीब्यूटेबल टू ईच पोर्शन और फ्लोर और ऑन अ रीजनेबल बेसिस। ठीक है, अब मान लीजिए आपने यहाँ पे 2000 रुपये का टैक्स पे करा, तो उसे हम 1000 रुपये इसमें मान लेंगे एंड 1000 रुपये इसके अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर ले लेंगे, एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड के अंदर से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड की डिडक्शन नहीं मिलती, तो केवल यहाँ पे 1000 रुपीज़ की हम डिडक्शन ले सकते हैं फॉर द लेट आउट पोर्शन। अब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारी हमारी नोशनल इनकम टैक्स होती है इंस्टेड ऑफ रियल इनकम। अब इसके लिए कौन कौन से पॉइंट है कि अगर एसएससी ऑन करता है मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेशन, तो उसकी हम बाकी की जो मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी 3 4 5 6 जो भी प्रॉपर्टी होती है हम उन सबको डीम्ड लेट आउट मान लेते हैं, तो ये हमारी रियल इनकम नहीं नोशनल इनकम टैक्स हो गई। अब दूसरा हमारा कंसेप्ट आता है, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए लेट आउट है बट उसका एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज़्यादा है, तो उसकी एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट बन जाती है, तो ये भी हमारी रियल इनकम नहीं नोशनल इनकम टैक्स हो जाती है इस केस में भी। थर्ड हमारा केस आता है लेट आउट प्रॉपर्टी विच इज वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। अब जब हमने वहाँ पे पढ़ा था कि अगर मान लीजिए किसी पार्ट के लिए वो वैकेंट थी बट उसका जो एक्चुअल रेंट था अगर वो पूरे 12 मंथ के लिए भी ऑक्यूपाई हो जाती लेट आउट हो जाती, उसके बाद भी वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम आता है, तो इस केस में भी हम एक्सपेक्टेड रेंट को ही एनुअल वैल्यू मान लेते हैं, तो ये भी हमारा नोशनल इनकम टैक्स हो जाता है। फोर्थ हमारा आता है कि अगर कोई हमारा स्टॉक इन ट्रेड है एंड वो 2 साल तक हमारा लेट आउट नहीं होता, तो 2 साल के बाद हम उसकी
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसे टैक्स करना चालू कर देते हैं, जबकि ये हमारी कोई रियल इनकम नहीं है, नॉशनली बेसिस पे हम इसे टैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अब अनरियलाइज्ड रेंट कहने का मतलब क्या होता है कि जो रेंट आपको रियलाइज हो ही नहीं सकता, मतलब जो आपको मिल नहीं सकता, कि आपका जो टेनेंट वगैरह था वो आपको पैसे देगा नहीं, वो भाग गया या कुछ इस टाइप से, मतलब लड़ाई वड़ाई कर रहा है वो कि आपको पैसे नहीं देगा, तो उसे बोलते हैं हम अनरियलाइज्ड रेंट। द एक्चुअल रेंट रिसीवेबल शुड नॉट इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ रेंट विच इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रियलाइज्ड। तो ये एक्चुअल रेंट का पार्ट नहीं होता, बट इसके लिए आपको ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है कि एक तो आपकी टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, जो आपका डिफॉल्टिंग टेनेंट है उसे आपने या तो निकाल दिया होना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी से, या तो आप उसे निकालने के लिए स्टेप्स ले लिए होने चाहिए। मतलब मान लीजिए वो आपका जबरदस्ती करके उसके अंदर बैठा है, नहीं निकल रहा, तो अब ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये इसका मतलब जो अनरियलाइज्ड रेंट है उसे भी लो, आपने स्टेप्स लिए उसे निकालने के, बट अब वो नहीं निकल रहा तो ठीक है, आपने स्टेप्स ले लिए, दैट वुड बी इनफ। जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है, अगर आपने अपनी एक प्रॉपर्टी से निकाल दिया तो ऐसा नहीं वो आपके किसी दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर अब टेनेंट बन के बैठा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एसएससी ने कुछ ना कुछ रीजनेबल स्टेप्स लिए हो फॉर द रिकवरी ऑफ द अनरियलाइज्ड रेंट। तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो जो आपका अनरियलाइज्ड रेंट है वो एक्चुअल रेंट में ऐड नहीं होता, वो उसमें से लेस कर दिया जाता है। प्रॉपर्टी टैक्सेस आर अलाउएबल एज डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग 2 कंडीशन। अब 2 कंडीशन क्या क्या है कि एक तो ये ओनर ने, यानी कि जो हमारा एसएससी है उसने पे करा हो, एंड इट शुड बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी कि ऐसा नहीं कि वो केवल अगर एक्रू हो गया पे करने के लिए हम लायबल हैं, बट हमने पे नहीं करा तो हमें प्रॉपर्टी टैक्सेस का मिल जाएगा, दैट शुड एक्चुअली बी पेड। तो मतलब ये एक्चुअल बेसिस पे हमें इसकी डिडक्शन मिलती है। अगर मान लीजिए कोई टैक्स आपने इस साल पे नहीं करा, बट अगले साल आपने 2 साल का एक साथ पे कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर आप 2 साल की एक साथ डिडक्शन ले सकते हैं। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, टैक्सेस लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री इन विच प्रॉपर्टी सिचुएटेड इज डिडक्टेबल। अब मान लीजिए यूएस के अंदर कोई और टाइप का टैक्स लगता है म्यूनिसिपल टैक्सेस के जैसा, तो अगर जो भी टैक्स आपने वहाँ पे करा है तो वो भी आपको डिडक्ट हो जाएगा इसके अंदर से। इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर विच वैल्यू इज निल, एनुअल वैल्यू इज निल, डिडक्शन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस इज नॉट अलाउएबल। जो हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जिसकी जीएबी हम निल मान लेते हैं, तो उसमें से आप ये म्यूनिसिपल टैक्सेस के डिडक्शन नहीं ले सकते। नाउ यू मे प्लीज चेक इलस्ट्रेशन नंबर 2 वंस। अब अवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज सेक्शन 24। अब सेक्शन 24 हमें क्या बताता है, डिडक्शन फ्रॉम द एनुअल वैल्यू। हम एनुअल वैल्यू में से क्या डिडक्शन ले सकते हैं, तो हमारी फर्स्ट डिडक्शन होती है 30% ऑफ द एनएवी, ये हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। अब इसके बाद हम कोई भी और खर्चे डिडक्ट मतलब क्लेम नहीं कर सकते, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करते टाइम पे वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि भाई आपने कोई भी खर्चे वर्चे छोड़ो जो आपने करे हैं अपार्ट फ्रॉम म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो हम सीधे उसे 30% ऑफ द एनएवी डिडक्ट कर देते हैं। अब एनएवी क्या होता है, तो जो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है, जो अभी हमने ऊपर निकालना सीखा था, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। तो जीएवी में से जब हम लेस कर देते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो ये हमारा जो निकल के आता है ये होता है हमारा नेट एनुअल वैल्यू। तो अब हमें इस नेट एनुअल वैल्यू का 30% मिलता है 24A के अंदर डिडक्शन, ठीक है। एंड हमें सेकंड डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर हमने कोई कैपिटल बोरो करी है फॉर द कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड फॉर समथिंग लाइक दैट पर्पसेस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, तो उसके जो इंटरेस्ट होता है वो भी हमें इसके अंदर अलाउ होता है। द असेसी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ 30% इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये किस किस केस में 30% ऑफ एनएवी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, अगर वो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जब आपकी यहाँ पे कोई एनुअल वैल्यू ही नहीं है तो आप उसका 30% भी क्या लोगे, तो यहाँ पे डिडक्शन मिलने का कोई मतलब ही नहीं। और अगर आपकी प्रॉपर्टी जो आपने स्टॉक इन हेल्ड की तरह यूज कर रहे हो, स्टॉक इन हेल्ड की तरह आपके पास है, बट वो 2 साल तक आपकी नहीं होती, तो हम उसकी एनुअल वैल्यू 0 मानते हैं। तो उस टाइम पे अप टू 2 ईयर्स तक जो हम उसकी एनुअल वैल्यू 0 मानेंगे, तो उसमें से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। बड़ी ही ऑब्वियस वाली बात है कि जब आपकी एनएवी ही नहीं है तो उसमें से 30% क्या होगा। अब हमारा सेकंड आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन्स बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, रिपेयर ठीक करवाने के लिए, रिन्यूएबल और रिकंस्ट्रक्शन कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। इंटरेस्ट पेबल, अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने पहले कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी भी पर्पज से, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करें कि आपने इस पर्पज से पहले कोई लोन लिया था एंड अब आप दूसरा लोन लेके उस पहले लोन को रीपे कर देते हैं, तो अब जो आपने दूसरा लोन लिया उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो क्या वो भी हमें डिडक्शन की तरह अलाउ होगा? तो यस, वो भी हमें डिडक्शन की तरह अलाउ होगा। हम उसे भी यही मानेंगे कि वो जो लोन लिया है वो हमने प्रॉपर्टी को एक्वायर या रिकंस्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्ट कुछ इसी टाइप का करने के लिए लिया है। अब इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड करने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने लोन लिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी,
अब वो कंस्ट्रक्शन करने के अंदर ही आपको 4 साल लग गए, तो अब जो 4 साल तक आप उसमें इंटरेस्ट पे करते रहे लोन के ऊपर, अब वो आपका 4th ईयर के अंदर बिल्डिंग बनके तैयार हुई। अब जिस ईयर के अंदर वो बिल्डिंग बनके तैयार हुई उससे पहले के जो भी पीरियड है आपके, हम उन्हें बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो अब उसके अंदर जो आपने लोन दिया, लोन पे इंटरेस्ट दिया, तो वो आपको अलाउ होगा एज अ डिडक्शन। तो यस, वो आपको एज अ डिडक्शन अलाउ होगा। डिडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन और कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो जिस साल में आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, आप एक्वायर कर लेते हैं, उससे 5 साल के अंदर इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में वो आपको, मान लीजिए आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट आपने पे करा 1 लाख रुपीज, तो अब आपको 5 साल में यानी कि 20,000 रुपीज आपको 5 साल तक अलाउ होते रहेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट फॉर द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड। अब जिस पर्टिकुलर ईयर के अंदर आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, अब मान लीजिए अगर आपकी वो 31 मार्च 2022 को भी कंप्लीट होती है, तब भी आप ये पूरे फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जितना भी इंटरेस्ट था वो आप अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करते टाइम पे डिडक्शन में ले सकते हैं, फुली क्लेम्ड irrespective of the date of completion or acquisition. Deduction in respect of self-occupied or unoccupied property where annual value is nil. अब जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे आपकी एनुअल वैल्यू को निल माना जाता है, तो वहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट डिडक्शन के लिए एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो या तो 30,000 या 2 लाख रुपीज तक ही आप क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो मान लीजिए अगर आपकी कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है एंड आपने उस पर 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया, तो अब वो 5 लाख रुपए भी आप एज इट इज क्लेम कर सकते हैं जो आपने एक्चुअली पे करा है। बट जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है जिसकी एनुअल वैल्यू 0 होती है, तो उसके अंदर आप एक्चुअल बेसिस पे नहीं क्लेम कर सकते। उसके अंदर आपको एक रेस्ट्रिक्शन होती है, केवल आप उतना तक ही क्लेम कर सकते हैं। अब वो रेस्ट्रिक्शन क्या है? अगर आपने लोन बोरो कराया बिफोर 1 अप्रैल 1999 से पहले अगर आपने कोई भी लोन बोरो करा था, तो उसके ऊपर आपको मैक्सिमम 30,000 रुपीज तक का ही आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। बट अगर आपने कोई लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 एंड फॉर द पर्पज ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी केवल इन 2 पर्पज, या तो आपको प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है या तो आपको प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है, एंड आप 5 साल के अंदर अंदर, जब आपने लोन लिया उससे 5 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड, तो इस केस में आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक की डिडक्शन मिल सकती है फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड। बट अगर मान लीजिए आपने कोई लोन बोरो करा ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, या आपने एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए करा एंड आप 5 साल के अंदर अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं कर पाए, तो इस केस में आपको 30,000 तक की ही डिडक्शन मिलेगी। एंड ये दोनों को मिलाकर भी आपकी टोटल डिडक्शन 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने पहले कोई 1 अप्रैल 1999 से पहले कोई लोन ले रखा था और उस पर आपका 30,000 का इंटरेस्ट बनता है इस साल के लिए, एंड यहाँ पे आपने 1 अप्रैल 1999 के बाद कोई लोन लिया फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन एंड आपने 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया एंड यहाँ पे आपका लोन 2 लाख रुपए तक का आप ले सकते हैं। तो अब आप ये नहीं कि आप अपनी एनुअल वैल्यू में से 2,30,000 का लोन डिडक्ट कर देंगे, डिडक्शन आपकी मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की ही हो सकती है। ठीक है, दोनों क्लॉजेस को मिलाकर। अब इसके अंदर ये इलस्ट्रेशन आप एक बार रीड कर लेना खुद से। अब इसी के साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी फर्निश करना होता है, जो भी जिसको आपने लोन की इंटरेस्ट वगैरह पे करा है, तो आपको उससे एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि हाँ जी हमने उसे इतना अमाउंट उसने रिसीव करा है एज एन इंटरेस्ट फॉर द लोन जो कि उसने हमें दिया था फॉर द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड वो हमने खरीद ली थी। तो ये उसे एक सर्टिफिकेट बना के देना होता है, उसके बाद ही हम 2 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब ये जो सीलिंग लिमिट है, सीलिंग लिमिट वुड नॉट अप्लाई टू लेट आउट, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है जो कि लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट हम मान लेते हैं, यानी कि जिसकी हम जीए भी निकाल देते हैं कोई, तो उस पर फिर कोई डिडक्शन के लिए ये सीलिंग वगैरह हमें अप्लाई नहीं होती। अगर उसमें आपने 5 लाख रुपए का भी इंटरेस्ट पे करा है तो आप 5 लाख रुपए की डिडक्शन सीधे सीधे क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट अलाउएबल ऑन एक्रूअल बेसिस, अगर आपने इंटरेस्ट एक्चुअली पे भी नहीं करा, वो आपका एक्रू हुआ है एप्लीकेबल, तो भी आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। अब अनपेड परचेज प्राइस वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल बोरोड। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कोई किसी से कोई बिल्डिंग परचेज करी एंड आपने उसे अभी फुल पेमेंट नहीं करी, आपने उसे एक पार्ट पेमेंट करी एंड आपने बोला है कि भाई पार्ट पेमेंट मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करूंगा। तो जो अपना आपने पार्ट पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करेंगे तो वो भी इसी टाइप से माना जाएगा जैसे कि ये आपका आपने कैपिटल बोरो करी है, एंड इसके ऊपर भी जो आप इंटरेस्ट वगैरह पे करेंगे उस बंदे को इंस्टॉलमेंट्स के साथ, तो वो इंटरेस्ट का भी आप डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। अब मान लीजिए आपने कोई किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था एंड अब आपने उसका इंटरेस्ट पे नहीं करा,
अब उस इंटरेस्ट को पे ना करने के लिए आपके ऊपर डिफॉल्ट का और इंटरेस्ट लगा दिया, तो अब जो आपने इंटरेस्ट के ऊपर ये इंटरेस्ट पे करा है तो इट्स इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, एंड ये आपको 24B के अंदर अलाउ नहीं होगा, आप इसकी डिडक्शन नहीं ले सकते। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे हमारा आता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। अगर हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट थी थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, तो हम सिंपली उसका जीएवी निकालेंगे। जीएवी कैसे निकालेंगे, उसका एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अब एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, म्यूनिसिपल वैल्यू, और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट। तो इस टाइप से आप पहले इसकी जीएवी निकाल लीजिए। जीएवी में से आप म्यूनिसिपल टैक्सेस जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर पे करे हैं उन्हें लेस कर दीजिए, तो आपकी एनएवी आ जाएगी। एनएवी में से 30% ऑफ एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड जो कुछ भी आपने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक्चुअल बेसिस पे, क्योंकि आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो एक्चुअल बेसिस पे जो कुछ भी आपका इंटरेस्ट आपने पे करा था वो लेस कर दीजिए, तो आपकी आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर क्या होता है कि जो डिडक्शन होती है अनरियलाइज्ड रेंट की, जो हमने पढ़ा था कि आपके टेनेंट ने रेंट नहीं दे रहा, तो वो अनरियलाइज्ड रेंट जनरली यहाँ पे जब हम एनुअल वैल्यू निकालते हैं तो इसी में से लेस कर देते हैं, बट इनकम टैक्स रिटर्न हमें अलाउ करता है अनरियलाइज्ड रेंट डालने के लिए आफ्टर जीएवी। तो यहाँ पे आईसीआई ने क्लियर करा है कि अगर आप जीएवी निकालने के बाद यहाँ पे भी अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करते हैं तो डेट वुड ऑल्सो बी फाइन। वो आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है कि आप यहाँ से माइनस करना चाहते हैं यहाँ से माइनस कर लीजिए, और अगर आप एक्चुअल रेंट की कैलकुलेशन के अंदर माइनस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ही माइनस कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट आता है हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अब इसके लिए हमें जीएवी कैसे निकालना होता है, अब हम इसके लिए भी जीएवी वैसे निकालते हैं, हमारा एक्सपेक्टेड रेंट और हमारा एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट हम पहले इस टाइप से निकालते हैं कि अगर हमारी पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट हो जाती तो हमारा एक्चुअल रेंट क्या था। अगर वो एक्चुअल रेंट हमारा ईआर से ज़्यादा आता तो अब जो हमारा एक्चुअल रेंट है जितने भी पार्ट के लिए वो लेट आउट थी तो उसी को हम अपना जीएवी मान लेंगे। बट अगर हमारा एक्चुअल रेंट उसके बाद भी ईआर से कम आता तो हम ये ईआर को जीएवी मान लेंगे, एंड फिर उस जीएवी के अंदर से म्यूनिसिपल टैक्सेस पे को लेस कर देंगे। एनएवी आ जाएगी, एनएवी में से 30% और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक्चुअल विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हमारी जीएवी नील होती है, एंड इसके अंदर से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन ले नहीं सकते। 24A का डिडक्शन 30% वाला हम ले नहीं सकते, केवल जो हमने इंटरेस्ट पे करा होता है ऑन द बोरोड कैपिटल उसे ले सकते हैं। एंड उसके लिए भी दो कंडीशन है कि या तो हम 30,000 रुपीज़ तक का ले सकते हैं, तो 2 लाख रुपीज़ तक का ले सकते हैं। अगर 1 अप्रैल 1999 से पहले का कोई लोन है तो उसके लिए 30,000, 1 अप्रैल 1999 के बाद का लोन है प्लस वो आपने लिया हो फॉर द एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्लस थर्ड कंडीशन कि आपने वो 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन आपने कंप्लीट कर दिया, तो आप 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज आप 30,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है। फोर्थ हमारा आता है हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। तो इसके लिए हमें जीएवी कैसे निकालना होता है, इसके लिए हमें जीएवी निकालना होता है एक्सपेक्टेड रेंट फॉर 12 मंथ को हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड। जो भी आपका लेट आउट पीरियड होता है, मान लीजिए 6 महीने आपने लेट आउट पे रखी, तो इन दोनों में से जो भी हायर होता है वो आपका जीएवी निकल जाता है। फिर जीएवी के अंदर से आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस कर दीजिए, फिर एनएवी का 30% लेस कर दीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, और जो भी आपने इंटरेस्ट पे करा एक्चुअल बेसिस पे वो लेस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा ये इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमारा 5th पॉइंट आता है डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी डीम्ड टू बी लेट आउट हो जाती है कि आपके पास 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसमें जो 2 से ज़्यादा मतलब 3rd या 4th नंबर की जो भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है वो आपके एसएससी की चॉइस पे, एसएससी जो मतलब मान लीजिए आपके पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3। अब एसएससी चाहता है कि मैं 1 और 3 को डीम्ड लेट आउट, 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना चाहता हूँ एंड 2 को डीम्ड लेट आउट, तो ऐसा कर सकता है। एसएससी चाहता है कि मैं 1 और 2 को चाहता हूँ कि ये मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, मैं 3 को डीम्ड लेट आउट मानना चाहता हूँ, तो ऐसा हो सकता है। ये सब एसएससी के ऊपर है, जिसमें मतलब एसएससी को ज़्यादा बेनिफिट हो तो वो उसके हिसाब से कर सकता है। तो इसके लिए जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होता है वही हमारी जीएवी होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल रेंट का कोई प्रोविजन होती नहीं, क्योंकि हमारा केवल एक डीमिंग प्रोविजन है। एंड उसके अंदर से हम अपनी म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस कर देते हैं, हमारा एनएवी आ जाता है, एनएवी में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, और हमारा इंटरेस्ट जो भी बोरोड कैपिटल के ऊपर हमने पे करा होता है विदाउट एनी सीलिंग लिमिट वो हम लेस कर देते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसकी मैं एक बार इलस्ट्रेशन आपको केवल समझा देता हूँ। तो इलस्ट्रेशन के लिए जैसे यहाँ पे इन्होंने 3 घर दिए हैं, तो आप पहले तीनों घर का इस टाइप से निकाल लेंगे कि आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उन तीनों घर से क्या निकलेगी अगर हम उन तीनों घर में से मतलब किसी भी एक घर को अगर हम डीम्ड लेट आउट मानते हैं। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम ईच हाउस प्रॉपर्टी एज्यूमिंग दैट दे आर डीम्ड टू बी लेट आउट। अगर हम उन तीनों को डीम्ड टू बी लेट आउट मानते हैं तो उनसे क्या क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारी होगी। अब उसके बाद हम फिर ये अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मतलब जैसे 3 प्रॉपर्टी है तो हमें 3 बार वो सॉल्व करना पड़ेगा कि अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को एसओपी मानते हैं एंड थर्ड को डीम्ड टू बी लेट आउट मानते हैं, अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड को एसओपी मानते हैं एंड सेकंड को डीम्ड टू बी लेट आउट मानते हैं,
अगर हम सेकंड एंड थर्ड को एसओपी मानते हैं एंड फर्स्ट को डीम्ड टू बी लेट आउट मानते हैं, तो उसके हिसाब से हम तीनों सिचुएशंस बनाकर देखेंगे एंड जिसके अंदर भी हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबसे कम आ रहा होगा तो एसएससी उस वाले कंसेप्ट को, उस वाले ऑप्शन को ऑप्ट कर लेगा कि भाई ये दोनों प्रॉपर्टीज मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है एंड इसके अलावा जो मेरी थर्ड प्रॉपर्टी है उसे आप डीम्ड टू बी लेट आउट मान सकते हैं। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन आप जरूर करिए तो उससे आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर तो इसमें वही है कि आपकी जो भी मतलब आपको जीएवी निकालनी होती है तो उसके लिए जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होता है तो उसमें एक्चुअल रेंट, तो जो आपका एसओपी है तो उसके लिए तो एक्चुअल रेंट कुछ होगा ही नहीं, उसके लिए मतलब उसके लिए तो हमारी जीएवी नील हो जाती है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला है। एंड जो आपका लेट आउट पोर्शन है उसके लिए आपको जीएवी निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट अगर अलग अलग दे रखा है आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए एंड आपकी लेट आउट पोर्शन के लिए तो ठीक, अदरवाइज अगर नहीं दे रखा तो आप उसे किसी भी रीजनेबल बेसिस पे या फ्लोर स्पेस के बेसिस पे या एरिया के बेसिस पे आप उसे डिवाइड करके कंप्यूट कर सकते हैं। एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए आपकी जीएवी नील होती है, म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन नहीं मिलती, केवल डिडक्शन मिलती है आपको इंटरेस्ट की। अभी हमारा आता है प्रोविजन फॉर अरियर ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। अगर आपका कोई रेंट आपको बाद में जाकर रिसीव होता है कि मान लीजिए आपने 2020 का कोई रेंट था एंड अब वो आपको 2023 के अंदर रिसीव हो रहा है, तो जब भी वो आपको रिसीव होगा तभी वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप 2023 में भी उस प्रॉपर्टी के ओनर हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप ओनर नहीं भी हैं तब भी आपके हाथ में वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स हो जाएगा। जैसे हमने 22 में पढ़ा था कि आपको ओनर होना जरूरी है, बट वो यहाँ पे एक्सेप्शन है उसकी कि अगर आप ओनर नहीं है तब भी। एंड इसमें भी आपको 30% की जो आपकी डिडक्शन होती है 24A की वो आपको मिलेगी इसमें भी। तो टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट रियलाइजेशन डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ रेंट रिसीव्ड रियलाइज्ड ये आपको मिलेगी। टैक्सेबल इवन इफ असेसी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ रियलाइजेशन। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को ऑन्ड प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है एंड इसके दो ओनर हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, तो अब ये को ऑन्ड प्रॉपर्टी हो गई एंड इन दोनों के शेयर्स डिफाइनाइट है कि फॉर एग्जांपल कि 50% शेयर इसका है एंड 50% शेयर इसका है। देन द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टैक्स्ड एज इनकम ऑफ एओपी। अब इसे ये नहीं बोल सकते कि ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन गया तो इसके इनकम को एओपी की तरह हम टैक्स करेंगे, नहीं, हम इसकी इनकम को भी दोनों के हाथ में अलग अलग टैक्स करेंगे। एंड उसके लिए हमें क्या करना होता है, where the house property co-owned by the co-owners is self-occupied by each of the co-owners, the annual value of the property of each co-owner will be nil। अब मान लीजिए अगर जो आपके दोनों co-owners हैं दोनों ही वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है केवल, मतलब वो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी नहीं है, तो दोनों के लिए हमारी जीएवी जो होगी वो हम निल मानेंगे क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जीएवी निल होती है। अब ये मिस्टर ए है मिस्टर बी है, अब इनके लिए जीएवी तो दोनों की निल हो गई, म्यूनिसिपल टैक्सेस का दोनों ही क्लेम नहीं कर सकते तो ये दोनों की एनएवी आ गई। ठीक है, तो ये भी हमारी ऑब्वियसली नीली आएगी। अब इसके अंदर से जहाँ पे 24A की डिडक्शन हमें मिलती नहीं है तो उसका भी कुछ नहीं करना, बट अब जो हमारी यहाँ पे डिडक्शन होती है 24B की विच इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो अब जो यहाँ पे हमारी लिमिट है 30,000 और 2 लाख वो दोनों के लिए अलग अलग मिलेगी हमें। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है कि वो हमें दोनों के लिए अलग अलग मिलेगी कि अगर दोनों को ओनर हैं तो दोनों के लिए अलग अलग आपको देखना है कि मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों अलग अलग मिलके ये क्लेम कर सकते हैं 30,000 एंड 2 लाख, यानी कि हम यहाँ पे इस एक प्रॉपर्टी के ऊपर 60,000 और 4 लाख रुपीज तक की इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट द एग्रीगेट डिडक्शन दोनों की अलग अलग, मतलब कि जैसे मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी के लिए वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगी, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक लोन आपका 30,000 वाले क्राइटेरिया में फॉल करता है, एक 2 लाख वाले में, तो आप दोनों के मिला के 2 लाख तीसरा ऐसा नहीं कर सकते, दोनों मिलाकर 60,000 और 4 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं, बट दोनों अलग अलग मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की ही डिडक्शन देंगे। एंड अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी जो कॉन्ड है एंड वो आपने लेट आउट कर दी ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसके लिए सिंपली पहले अपनी इस टाइप से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है जैसे कि वो सिंगल ही पर्सन ऑन करता है, एंड उसके बाद जो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है उसे अपने रेस्पेक्टिव रेशियोज के अंदर आप डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है 1 लाख रुपीज एंड आपका मिस्टर ए एंड मिस्टर बी 50-50% के लिए हैं, मतलब इनकी ओनरशिप 50-50% है, तो 50,000 मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होगा एंड 50,000 मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लास्ट कंसेप्ट आता है डीम्ड ओनरशिप का। द फॉलोइंग पर्सन दो नॉट लीगल ओनर्स ऑफ अ प्रॉपर्टी आर डीम्ड टू बी ओनर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22 to 26। तो कौन कौन है, अगर हम कोई भी पर्सन अपने स्पाउस को, मान लीजिए कोई अपने हस्बैंड को या कोई अपनी वाइफ को अगर ट्रांसफर कर देता है प्रॉपर्टी विदाउट एनी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन,
कि मतलब उससे प्रॉपर जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन फुल कंसिडरेशन नहीं लेता, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर कर देता है, तो वो जो ट्रांसफर है तो ट्रांसफरर को ही डीम्ड ऑनर मान लिया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मिस्टर ए है एंड इन्होंने अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी मिसेज ए को, तो अब ये ट्रांसफर मतलब ओनर तो इसकी ये बन गई, बट इस केस में भी यहाँ पे मिस्टर ए को ही डीम्ड ऑनर माना जाएगा। बट इसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, कि मतलब मिस्टर ए एंड मिसेज ए दोनों अलग अलग रहेंगे, इस एग्रीमेंट से मिस्टर ए ने मिसेज ए को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करिए, तो इस केस में मिस्टर ए को डीम्ड ऑनर नहीं माना जाएगा। हमारा सेकंड पॉइंट आता है ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड। अगर मान लीजिए मिस्टर ए अपने बच्चे को, अपने बेटे को या अपनी बेटी को अनमैरिड, यहाँ पे याद रखना आप अनमैरिड डॉटर, या तो अपने माइनर बच्चे को, माइनर सन को, या अपनी माइनर अनमैरिड डॉटर को अगर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं विदाउट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में ही मिस्टर ए को ही हम डीम्ड ऑनर मान लेंगे। बट अगर मिस्टर ए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं टू माइनर मैरिड डॉटर, यानी कि जो मतलब माइनर है बट वो मैरिड है लड़की अगर, तो उसे ट्रांसफर करते हैं, तो इस केस में मिस्टर ए को डीम्ड ऑनर नहीं माना जाएगा। एंड अगर मान लीजिए मिस्टर ए अपनी स्पाउस को या अपने बच्चों को पैसे दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए दे देते हैं अपनी स्पाउस को और बोलते हैं कि आप अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, तो अब ये जो मिसेज ए प्रॉपर्टी खरीद लेंगी, तो अब ये मिसेज ए की प्रॉपर्टी होगी, उसके लिए मिस्टर ए को डीम्ड ऑनर नहीं माना जाएगा, बट यहाँ पे क्लबिंग के प्रोविजन से अप्लाई हो जाएंगे। अब ये जो इससे होने वाली प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम होगी वो मिस्टर ए के हाथ में ही क्लब होगी, एंड ये हम पढ़ेंगे क्लबिंग के चैप्टर में, जो हम अपने मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे। होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल स्टेट। द इम्पार्टिबल स्टेट इज अ प्रॉपर्टी विच इज नॉट लीगली डिविजिबल। The holder of an impartible estate shall be deemed to be the individual owner of the property comprised in the estate। ठीक है, यानी कि इसमें जैसे इन्होंने बता रखा है कि एचयूएफ के केस में कि जो एचयूएफ होता है तो वो इम्पार्टिबल स्टेट है, तो उसमें एचयूएफ को ही हम ओनर मान लेते हैं, डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो उसके मेंबर्स होते हैं, जिसके पास कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स वगैरह का सर्टिफिकेट होता है, तो उन मेंबर्स को माना जाता है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी के ओनर है, नॉट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन द पोजेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयरऑफ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा ये ऑनर इसे मान लिया जाएगा जिसके पास राइट है कि वो उसका पोजेशन ले सकता है। दिस वुड इंक्लूड केसेस वेयर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन हैंडेड ओवर टू द बायर। अगर पोजेशन आपने बायर को हैंड ओवर कर दिया है तो बायर को ही हम मानेंगे कि वो ओनर है, डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। सेल कंसिडरेशन हैज बीन पेड और प्रॉमिस टू बी पेड टू द सेलर। सेल कंसिडरेशन या तो पे कर दिया है या तो प्रॉमिस कर दिया है कि सेल कंसिडरेशन पे करने के लिए, तो भी हम बायर को मानेंगे डीम्ड ओनर। सेल डीड हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द बायर ऑल्दो सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट टू सेल विल हैव बीन एग्जीक्यूटेड। कि अगर मान लीजिए यहाँ भी अभी आपका सेल एग्रीमेंट नहीं भी बना तब भी हम मान लेंगे कि बायर ही डीम्ड ओनर है। अगर बाकी कोई और जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल, अगर इस टाइप का कोई हमारा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो हम उस केस में ही मान लेंगे कि बायर को डीम्ड ओनर हम मान लेंगे। पर्सन हैविंग राइट इन प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स। अगर मान लीजिए कोई पर्सन किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर 12 ईयर्स से उसका मतलब राइट होता है, मान लीजिए किसी को लीज दे दिया 12 ईयर्स का, तो अगर वो 12 साल तक उस प्रॉपर्टी के अंदर रह जाता है तो फिर उसे भी डीम्ड ओनर का मान लिया जाता है। एक्सेप्शन इन केस द पर्सन एक्वायरिंग एनी राइट बाय वे ऑफ लीज फ्रॉम मंथ टू मंथ, कि अगर उसे जो है एक महीने की लीज मिली या नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, सच पर्सन विल नॉट बी डीम्ड टू बी द ओनर। तो इस केस में उसे डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा इवन इफ वो 12 साल से ज़्यादा उस प्रॉपर्टी के अंदर रहता है। ठीक है। ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर। अगर एक साथ ही एक लीज हुई उसकी 12 साल की तब उसे डीम्ड ओनर माना जाएगा। अगर एक साल की एग्रीमेंट हो रहा है और फिर वो 12 साल रहता है तो डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा। एंड इसी के साथ हमारे यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो प्लीज़ आप सारे क्वेश्चन, सारे इलस्ट्रेशंस एंड एक हमारी ये वीडियो को आप 5-6 बार देखिए तो उससे आपको सभी कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। सब इलस्ट्रेशन क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। कोई भी डाउट आता है आप मेरे से पूछ लीजिए। So please stay connected with us and please like the video, subscribe the channel and share it with your friends also. Thank you. Bye bye. Signing off.